चलो बेटे अब बातें नहीं, ध्यान दो इधर। राइट हेडिंग, कोनिकल पेंडुलम। लिखो हेडिंग बेटे, कोनिकल पेंडुलम। ठीक है, व्हाट वी आर डूइंग इन दिस केस, ये सपोज दैट फिक्स पॉइंट है O, ये हमने ऐसे एक स्ट्रिंग को सस्पेंड किया मासलेस सी, और ये एक पार्टिकल है, पार्टिकल का मास m है, इस रस्सी की लेंथ l है। ठीक है, सिंपल पेंडुलम भी हो सकता है। अगर तो आप इस पार्टिकल को, इसको रस्सी मान के चलो आप, ऐसे रस्सी, रस्सी का कोई मास नहीं है। ठीक है, अगर तो आपने यहाँ पे एक पार्टिकल टंगा हुआ है, अगर तो आपने इस पार्टिकल को साइडवेज ऐसे डिफ्लेक्ट करके छोड़ दिया, फिर तो ये बन जाएगा सिंपल पेंडुलम। उसके बारे में भी हम आगे सिंपल हार्मोनिक मोशन चैप्टर आएगा, पढ़ेंगे उसके बारे में। यहाँ पे हमने इसको ऐसे साइडवेज डिफ्लेक्ट करके छोड़ा नहीं, इसको एक हॉरिजॉन्टल स्पीड ऐसे दे दी, समझ में आ रही बात, सो दैट ये ऐसे घूमने लग गया, इस तरीके से घूमेगा। सो दिस इज व्हाट कोनिकल पेंडुलम। समझ में आ रही बात, इस तरह से मतलब कर सकते हैं, जैसे ये ऐसे है हमारे पास रस्सी, तो इसको हमने ऐसे ऐसे घुमाया, ये कोनिकल पेंडुलम ऐसे इस तरह से ये घूम रहा है, हमेशा ये तार वर्टिकल से एक फिक्स एंगल पर रहेगी। ठीक है, तुम स्पीड कम करोगे एंगल कम हो जाएगा, स्पीड तुम्हें मेंटेन रखनी है ऐसे। और वो अगर ऑफ कोर्सली रेजिस्टिव फोर्सेस नहीं है तो वो स्पीड मेंटेन रहेगी जो तुमने एक बार प्रोवाइड कर दी। रियल लाइफ में तो ऐसा नहीं होगा, तुम्हें अपने हाथ से कॉन्स्टेंटली ऐसे मोशन देना पड़ेगा उसको, लेकिन ये आइडियल सिनारियो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, इसको हमने साइडवेज डिफ्लेक्ट किया और फिर एक परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ड स्पीड दे दी। तो उससे क्या होगा, ये ऐसे इस तरीके से, अब रस्सी ऐसे हो गई टिल्टेड, रस्सी की लेंथ l है, वर्टिकल से ये रस्सी कितना एंगल बना रही है, दिस एंगल इज थीटा। यहां से हमने इसको इतनी हॉरिजॉन्टल स्पीड दी, परफेक्टली इतनी कैलकुलेट करके देनी पड़ेगी, सो दैट ये रस्सी फिर इसी एंगल पे हमेशा मेंटेन रहे। कोनिकल पेंडुलम ऑफ कोर्स नाम इसीलिए क्योंकि अगर तुम रस्सी की ट्रेजेक्टरी को देखोगे तो रस्सी की ट्रेजेक्टरी ऐसे बिल्कुल एक कोन नहीं बनाएगी इस तरह से, दैट्स व्हाई द नेम इज कोनिकल पेंडुलम। तो अब ये पार्टिकल, ये L है, ये एंगल थीटा है, तो ये रेडियस बन जाएगा सर्कल का, कितना आ जाएगा, L साइन थीटा आएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस करो आएगा। अब ये पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ में घूमने लग जाएगा, और गौर करो तो ये सर्कल हॉरिजॉन्टल है। ये बिल्कुल केस वही है जो कल हमने पढ़ा कि एक कार ऐसे बैंक्ड रोड पर अंडर रूट आर जी टैन थीटा की स्पीड पे जा रही थी। वो वाला केस नहीं जब फ्रिक्शन आ गया था उस पे, वो वाला केस सोचो जब फ्रिक्शन नहीं आया था। मतलब सिचुएशन ऐसी थी कि कार तो ऐसे टेढ़ी थी, बट अल्टीमेटली वो कार घूम तो हॉरिजॉन्टल सर्कल में ही रही थी। यहां पर भी रस्सी टेढ़ी है, रस्सी का एंगल वर्टिकल से थीटा है, तो क्या आप पार्टिकल को देखो, वो तो एक हॉरिजॉन्टल सर्कल में, इस पार्टिकल पे गौर करो, वो तो हॉरिजॉन्टल सर्कल में ही घूम रहा है और कांस्टेंट स्पीड है। इस पार्टिकल पे सिर्फ दो फोर्सेस लगेंगे, दैट इज रस्सी का टेंशन और इसका वेट mg। फोर्सेस के हिसाब से अगर आप गौर करो तो कल हमने जो वो देखा था कार की टर्निंग ऑन अ बैंक्ड रोड, कार को मैं एक पार्टिकल की तरह दिखा दे रहा हूं, तो उस पे ऐसे था नॉर्मल फोर्स और ऐसे था वेट। वो केस जब कार अंडर रूट आर जी टैन थीटा की स्पीड पे जा रही थी। तो फोर्सेस के हिसाब से अगर तुम कंपेयर करोगे तो एक कार अगर एक बैंक रोड पे जा रही है अंडर रूट आर जी टैन थीटा की उस आइडियल स्पीड पर जिस पर फ्रिक्शन नहीं आता, वो केस और ये केस फोर्सेस वाइज बिल्कुल सेम है। तुम एक काम करो, ये एल साइन इसको आर ही ले लो 2 मिनट के लिए, वो तो क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन में तुम्हें रस्सी की लेंथ एल गिवन है तो वो छोटी मोटी ट्रिग्नोमेट्री है वो सब आप कर लोगे, साइन थीटा इज इक्वल टू आर बाय एल वो सब ढूंढ लोगे। नाउ यहां पे इस डायरेक्शन में मैं फोर्सेस को तोड़ूंगा और इस डायरेक्शन में, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, ऑफ कोर्स क्योंकि इसका एक्सेलरेशन इस तरफ है, तो मुझे फोर्सेस को जिधर एक्सेलरेशन है और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तोड़ना है बेटे। ठीक, इसका एक्सेलरेशन इधर है सिर्फ सेंट्रीपिटल, ये रस्सी का टेंशन आ गया, सॉरी थीटा एंगल आ गया, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई फोर्सेस नहीं है, तो इसलिए टी कॉस थीटा की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, mg के बराबर।
और टी साइन थीटा क्या प्रोवाइड करेगा, रिक्वायर्ड सेंट्रिपिटल फोर्स mv²/r, डिवाइड कर दो, वही रिलेशन आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू v²/rg। सिंपल, ठीक है, नोट कर लो इसको। एक और चीज देखना, ये ऐसे एक रॉड ली मैंने, ये रॉड इस एक्सिस के अबाउट ऐसे घूम रही है, ठीक है। एक पॉइंट मैंने सेंटर पे ले लिया ए, एक पॉइंट मैंने एंड पे ले लिया बी। रॉड है ये रॉड आपके सामने इस तरीके से ऐसे है और ये ऐसे घूम रही है रॉड, ठीक। तो मुझे ये बताओ गविश बेटे, ए पॉइंट की एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा होगी या बी पॉइंट की? एंगुलर वेलोसिटी में आपको यह कहना चाहिए कि सर इट इज नॉट द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट। एंगुलर वेलोसिटी मैंने सबसे पहली क्लास में क्या सिखाया था आपको, एंगुलर वेलोसिटी इज द रेट एट विच द रेडियस वेक्टर इज रोटेटिंग। ये रेडियस वेक्टर किसी भी छोटे टाइम dt में d थीटा घूम गया तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, d थीटा बाय dt। तो ना ठीक है, बोल देते हैं एक पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है एट एन एंगुलर वेलोसिटी इतना। एंगुलर वेलोसिटी आप पॉइंट की नहीं बताते हो, एंगुलर वेलोसिटी आप उस वेक्टर, रेडियस वेक्टर या पोजीशन वेक्टर की बताते हो। तो यहां पर ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ये रहा, बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर भी उसी के अक्रॉस है, उसी डायरेक्शन में है। बी का पोजीशन वेक्टर पूरा यहां से यहां तक होगा, ए का पोजीशन वेक्टर यहां से यहां तक होगा, ठीक है। ये रॉड थोड़ी देर के बाद घूम के यहां पहुंच गई, मान लो ऐसे, इस तरह से ये रॉड हो गई ऐसे, इस तरह से ऐसे हो गई ये रॉड। सो व्हाट विल हैपन, ये पॉइंट ए आ गया, ए पॉइंट ऐसे सर्कल में घूम रहा है, बी पॉइंट ऐसे घूम रहा है सर्कल में, ए पॉइंट का रेडियस वेक्टर भी ये आ गया, बी का भी रेडियस वेक्टर ये आ गया। तो यहां पे तो ए पॉइंट और बी पॉइंट दोनों के रेडियस वेक्टर ही तो बेटा एक साथ है हमेशा, तो इसलिए हम कहेंगे ए और बी दोनों की एंगुलर वेलोसिटी सेम है। देखो फिर मैंने ही खुद बोला ए की एंगुलर वेलोसिटी, ये टेक्निकली ठीक वर्ड नहीं है। एंगुलर वेलोसिटी होती है वेक्टर की जो उस पॉइंट को गिवन एक्सिस से ज्वाइन करता है, बट अब कॉमन लैंग्वेज में ऐसे बोल देते हैं। तो अगर एक बॉडी रोटेट कर रही है, जैसे फैन घूम रहा है, तो इस पे जितने भी पॉइंट तुम मार्क करोगे सबकी एंगुलर वेलोसिटी सेम आएगी। एंड देन वी हैव दिस रिलेशन v इज इक्वल टू ओमेगा आर, ये रिलेशन है हमारे पास। तो अब हम बोलेंगे a की लीनियर स्पीड कम है, b की लीनियर स्पीड ज्यादा है। गिवन टाइम में इन दोनों ने एंगल तो सेम स्वीप किया, तो एंगुलर वेलोसिटी तो सेम है, लेकिन डिस्टेंस किसने ज्यादा ट्रेवल करी है, बी ने इतनी ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करी है। सो v इज इक्वल टू ओमेगा आर हमने लिखा है ना। कई बार क्वेश्चन ऐसे कंफ्यूज कर देते हैं, जैसे आगे जाके आएगा वो लिखेगा ओमेगा इज इक्वल टू वी बाय आर, ऐसे लिख देगा। फिर हमसे कहेगा कि यार ये एक रिजिड बॉडी है, ये रिजिड बॉडी इस एक्सिस के अबाउट प्योर रोटेशन में ऐसे, इस तरह से प्योर रोटेशन में है। ये एक पॉइंट मैंने ले लिया ए, ये एक पॉइंट मैंने ले लिया बी। सो ए और बी दोनों की एंगुलर वेलोसिटी सेम है, लीनियर स्पीड किसकी ज्यादा है, बी की, क्योंकि वो ज्यादा दूर है। तो इस रिलेशन में ना कंफ्यूज मत होना, आप कहोगे ओमेगा सेम है। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे कहते हैं अच्छा ये आर के ओमेगा इज प्रोपोर्शनल टू 1/r हो गया। ऐसा तब बोलते हैं जब ये v कांस्टेंट होता। यहां पे इस तरह से रिलेशन लिखने के बाद ये मत कहना ओमेगा इज प्रोपोर्शनल टू 1/r, तो तब बोलोगे ना जब v कांस्टेंट है। यहां पे एक्चुअली रेडियस अगर दुगनी करोगे, मतलब डिस्टेंस, मान लो b का डिस्टेंस a से दुगना है, सो अगर डिस्टेंस दुगना है तो स्पीड भी दुगनी होगी। ओमेगा सेम है सारे पार्टिकल्स के लिए, यहां पर समझ में आ रही बात। तो अगर कोई भी बॉडी प्योर रोटेशन में ऐसे घूम रही है, ये फैन घूम रहा है या इसमें रॉड को ऐसे ऐसे घुमा रहा हूं, तो अगर कोई भी ऐसी रिजिड बॉडी का मतलब इसकी शेप में चेंज नहीं कर पा रहा,
ऐसी रिजिड बॉडी अगर प्योर रोटेशन में है तो एंगुलर वेलोसिटी इसके सारे पॉइंट्स की क्या होगी, सेम, लीनियर स्पीड अलग अलग, पॉइंट जितना दूर होगा लीनियर स्पीड उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, लिख लो इस बात को। व्हेन अ रिजिड बॉडी इज इन प्योर रोटेशन, ये आगे हम पढ़ेंगे रोटेशनल मोशन, वहां पे ये पॉइंट फिर आएगा हमारे सामने। व्हेन अ रिजिड बॉडी इज इन प्योर रोटेशन, then omega will be same for all the points. Omega will be same for all the points from V equals omega r, from V equals omega r, we can say that V is proportional to r. ठीक है, मतलब वो पार्टिकल एक्सिस से जितनी दूर होगा लीनियर स्पीड उसकी उतनी तेज होगी। ठीक है, क्योंकि सेम टाइम में एवरेज डिस्टेंस ज्यादा कवर हुआ है। नोट कर लो ये डायग्राम। नाउ राइट हेडिंग रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। बना लो डायग्राम कंप्लीट कर लो। कंप्लीट करके डायग्राम फिर ये हेडिंग लिखो, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, ओमेगा रिलेटिव। देखते हैं क्या हम इसको ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 लिख सकते हैं क्या। वी विल चेक दिस कि ये बात सही है कि नहीं। जैसे रिलेटिव वेलोसिटी को तो आप लिखते आ रहे हो कि वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, ये तो लिखते आ रहे हो। सेम वे क्या आप इस रिलेशन को भी यूज कर सकते हो कि क्या ओमेगा ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज ओमेगा बी माइनस ओमेगा ए। ठीक है, एक सिंपल सा सिचुएशन लेते हैं। एक पार्टिकल ऐसे सर्कल में घूम रहा है, ठीक, दूसरा पार्टिकल भी ऐसे सर्कल में घूम रहा है, दोनों के सर्कुलर पाथ का सेंटर सेम है। ठीक है, सिंपलेस्ट केस ले लेता हूं, ये पार्टिकल यहां पे था ए पर, पहला पार्टिकल, ठीक उसी वक्त ऊपर वाला सर्कल जो बड़ा वाला सर्कल है उसका पार्टिकल बी पर है। इस पार्टिकल की स्पीड है v2, सर्कल का रेडियस है r2, इस पार्टिकल की स्पीड है v1, सर्कल का रेडियस है r1। छोटे वाले सर्कल का रेडियस r1 है, बड़े वाले सर्कल का रेडियस r2 है। ये दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट घूम रहे हैं, ऐसे ये छोटे वाले सर्कल में घूम रहा है, वो बड़े वाले में, आपस में जुड़े नहीं है ये पार्टिकल। मान लो कि v2 बहुत तेज है, बहुत तेज है v2, तो छोटा वाला पार्टिकल ऐसे ऐसे घूमेगा, बड़ा वाला पार्टिकल जल्दी जल्दी घूम रहा है। इस वक्त ये दोनों साथ साथ हैं। थोड़ी देर के बाद पता चला जब ए घूमते घूमते यहां पहुंचा, तब तक बी घूमते घूमते पता चला यहां पहुंच गया। बी तेज जा रहा है, बहुत तेज। ठीक, फिलहाल इस वक्त की बात हो रही है, ना इससे पहले ना इसके बाद। ठीक, मुझे कोई मतलब नहीं है कि इससे पहले क्या था या इसके बाद क्या है, इस वक्त की बात हो रही है। मैं जानना चाहता हूं व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, दिस इज व्हाट आई वांट। मैं वेक्टर साइन नहीं लगा रहा, क्योंकि ये जो एंगुलर वेलोसिटी और ये सारे टर्म है ना, हमारे सामने बड़े बेसिक ही आएंगे। दोनों की एंगुलर वेलोसिटी इस वक्त बाहर की हो रही है। पार्टिकल 1 की एंगुलर वेलोसिटी भी किधर है बेटे, बाहर, पार्टिकल 2 की भी किधर है, बाहर। ऐसी सिचुएशन हमारे जेई के सिलेबस में ज्यादा आएगी नहीं, सीबीएसई तो दूर दूर तक नहीं, उसमें तो ये भी नहीं आएगा रिलेटिव एंग, कुछ नहीं है सब। बस एट द मैक्स वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन डिराइव कर दो, या छोटा मोटा क्वेश्चन जहां पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालो, सेंट्रीपिटल निकालो, नेट कैलकुलेट करो, दैट्स ऑल। ठीक है, सो ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी कि एक पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी इधर है, दूसरे की इधर है। आई तो थोड़ा बहुत मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल तो मैं वेक्टर साइन इसीलिए नहीं लगा रहा क्योंकि या तो तुम्हें सिनारियो मिलेगा दोनों उल्टे डायरेक्शन में होंगे या दोनों सेम डायरेक्शन में, तो जोड़ना घटाना बस इतना ही करना होगा। सो अब मैं ये कैसे निकालूं, मुझे पता है b की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा b, मुझे पता है कितनी है,
v2 डिवाइडेड बाय r2 है। मुझे a की भी एंगुलर वेलोसिटी पता है, कितनी है, v1 डिवाइडेड बाय r1, v इक्वल टू ओमेगा r से। तो मुझे a और b की एंगुलर वेलोसिटी, चलो इनको भी 2 लिख देते हैं ऐसे, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 2, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 1, और मुझे चाहिए एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। ठीक, मतलब क्या है इसका? इसका मतलब क्या है गौरांग, ओमेगा 1 का? पार्टिकल 1 की एंगुलर वेलोसिटी, मतलब पार्टिकल 1 को सेंटर से जोड़ने वाला वेक्टर किस रेट पर घूम रहा है, यही मतलब है ना इसका, है ना। आपसे कहा गया पार्टिकल 1 की एंगुलर वेलोसिटी, तो मतलब ये वाला वेक्टर किस रेट पर घूम रहा है। मान लो थोड़ा सा टाइम डेल्टा टी बीता, ये पार्टिकल ए घूम के यहां पहुंच गया, तो ये एंगल आया डेल्टा थीटा 1, आया डेल्टा थीटा 1। ये डेल्टा थीटा 1 बाय डेल्टा टी तुम्हें क्या देगा, 1 की एंगुलर वेलोसिटी। भाई वो तो v बाय आर हमने तो बाद में सीखा ना, पहले तो एंगुलर वेलोसिटी हमने ऐसे ही डिफाइन करी थी, डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, कि पार्टिकल 1 को सेंटर से जोड़ने वाला वेक्टर कितनी तेजी से घूम रहा है, ऐसे ही डिफाइन किया था ना। अच्छा, सेम डेल्टा टी टाइम में पार्टिकल बी घूम के मान लो यहां पहुंच गया, इस जगह पे आ गया पार्टिकल बी। तो पार्टिकल बी या पार्टिकल 2 बोल लो, इनको भी हटाओ, ये पार्टिकल 1 है, ये पार्टिकल 2 है, पार्टिकल 1 अब यहां पहुंच गया, पार्टिकल 2 सेम टाइम में यहां पहुंच गया, सेम टाइम डेल्टा टी में। सो पार्टिकल 2 का वेक्टर यहां पे आ गया, सो पार्टिकल 2 तो इतना ज्यादा घूम गया, सो डेल्टा थीटा 2 तो ये पूरा एंगल आएगा, डेल्टा थीटा 2 आएगा कि नहीं आएगा। सो पार्टिकल 2 की एंगुलर वेलोसिटी, इसे क्या लिख सकते हो आप, डी थीटा 1, मैंने वहां डेल्टा थीटा लिख दिया, आप चाहो तो ऐसे लिखो डी टी, ये क्या आएगा, चलो डेल्टा थीटा ही लगा लेते हैं, डेल्टा थीटा 1 बाय डेल्टा टी, ये आएगा डेल्टा थीटा 2 बाय डेल्टा टी। समझा रहा हूं, कंफ्यूज मत होना सर ये कभी डेल्टा थीटा लिख दे रहे हो कभी डी थीटा, जस्ट आपको एक आइडिया देना चाह रहा हूं, उसमें ज्यादा इंटरेस्ट है नहीं इस जगह। नहीं तो हमें पता है अगर डेल्टा थीटा लिख रहे हैं तो इट शुड बी एवरेज, और डी थीटा लिख रहे हैं तो इट शुड बी इंस्टेंटेनियस, वी नो दैट, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, बस समझा रहा हूं आपको। ठीक, अगर आपने कहा कि सर ओमेगा 2 1 का मतलब है ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, आपने जो वेलोसिटी में मेथड है तुम्हारा रिलेटिव वेलोसिटी ढूंढने का, सेम तुमने कहा कि सर एंगुलर वेलोसिटी में भी लगा सकते हैं, फिर तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा दिस माइनस दिस, ओमेगा 2 था ये, सॉरी दिस इज v2 बाय, यहां गलत कर दिया है, एक मिनट, ये v2 बाय r2, ये डेल्टा थीटा 2 और ये डेल्टा थीटा 1। ओके, सो फिर तो आप कहोगे कि सर इट इज दिस माइनस दिस, यानी डेल्टा थीटा 2 माइनस डेल्टा थीटा 1 बाय डेल्टा टी, चलेगा, दिस माइनस दिस यही आएगा ना, चलेगा ना, कोई डाउट तो नहीं है, डेल्टा थीटा 2 बाय डेल्टा टी माइनस डेल्टा थीटा 1 बाय डेल्टा टी, है ना। यानी कि बेसिकली ये 2 वाला इतना एंगल घूम गया, 1 वाला इतना एंगल घूम गया, तो ये जो एंगल बचा यही एंगल लेना चाहोगे आप, है ना। मैं डायग्राम एक अलग बनाता हूं, वहां पे बहुत सारी चीजें, समझ रहे हो ना बात को। दो पार्ट, पेन देना बेटे, मुंह में तो नहीं डालना ना, ठीक है। हाँ, क्षमा कीजिएगा, ओमेगा 1, ये v1, इतनी छोटी छोटी बातों पे कंफ्यूज नहीं हो गया, ठीक है, मेरा ध्यान इसको समझाने में था। एनीवेज ध्यान से सुनो, अभी चीज समझ रहे हो ना। वहां पे तो एक लाइन कितना घूमी है, डेल्टा थीटा 1, दूसरी लाइन कितना घूमी है, डेल्टा थीटा 2। आप अगर कह रहे हो कि एंगुलर वेलोसिटी इज, ये क्या भैया से पता नहीं क्या क्या च्युइंगम इंगम खा के क्या लगाते रहते हो, हाँ स्टिकर था। सो अगर आपने कहा कि भाई एंगुलर वेलोसिटी हम वंश इधर, बस इसी में तुम खुश हो गए कि एंगुलर वेलोसिटी हम डिफाइन करेंगे ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 से, तो इसका मतलब तुम कहना चाह रहे हो कि एंगुलर वेलोसिटी का मतलब है एक रेडियस वेक्टर घूमा 30 डिग्री, एक रेडियस वेक्टर घूमा सेम टाइम में 20 डिग्री, तो 10 डिग्री ले लोगे तुम, है ना। जबकि गौर से सुनना, मेरे को डायग्राम अलग बनाना पड़ेगा। ये पहला पार्टिकल का सर्कुलर पाथ था, बहुत ध्यान से समझना, ये दूसरे पार्टिकल का सर्कुलर पाथ था, पहला पार्टिकल यहां पे था, दूसरा यहां पे था, तो
दिस वाज द पोजीशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। जब हम कह रहे हैं ना एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, मान लो मैं भी मूव कर रहा हूं, अविराज भी मूव कर रहा है, ठीक है। मैंने इस वक्त देखा कि इसको ज्वाइन करने वाला रेडियस वेक्टर ऐसे है, ठीक। थोड़ी देर के बाद मैं यहां कहीं पहुंच गया, ये वहां कहीं पहुंच गया। अब मैंने देखा रेडियस वेक्टर ये हो गया, तो मैं ये देखूंगा मेरे रिस्पेक्ट में इसको ज्वाइन करने वाला रेडियस वेक्टर कितना घूमा। बात समझना, मैं डायग्राम फिर से बना के समझाऊंगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नाउ थोड़ी देर में पार्टिकल 1 पहुंचा यहां पर, पार्टिकल 2 पहुंचा यहां पर, तो 1 और 2 को ज्वाइन करने वाला रेडियस वेक्टर ये रहा। सो 2 की पोजीशन 1 के रिस्पेक्ट में इतना नहीं घूमी है, डेल्टा थीटा 2 माइनस डेल्टा थीटा 1। 2 की पोजीशन 1 के रिस्पेक्ट में 2 वर्टिकली ऐसे था पहले, अब 1 के रिस्पेक्ट में 2 इधर है, तो ये डेल्टा थीटा एंगल है। दिस इज डेल्टा थीटा 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। दिस डिवाइडेड बाय डेल्टा टी मुझे रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी मिलेगी। रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी का मतलब होता है 1 के रिस्पेक्ट में 2 की एंगुलर वेलोसिटी चाहिए। तो देखो 1 2 वाली लाइन पहले कैसे थी, 1 2 वाली लाइन बाद में कैसे है। 2 और 1 को ज्वाइन करने वाली लाइन कितना घूम गई, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि ये एक फिक्स पॉइंट था, तो यहां पे ये O से 1 को ज्वाइन करने वाली लाइन ऐसे थी, O से 2 को ज्वाइन करने वाली ऐसे थी, अब O से 1 को ज्वाइन करने वाली ऐसे हो गई, O से 2 को ज्वाइन करने वाली ऐसे हो गई। डायग्राम समझ रहे हो, O से 1 को ज्वाइन करने वाली लाइन इतना एंगल घूमी, O से 2 को ज्वाइन करने वाली लाइन इतना एंगल घूमी, तो इसलिए रिलेटिव मतलब उस एंगल में से इस एंगल को घटा दो, गलत। तुम्हें जब 2 की एंगुलर वेलोसिटी 1 के रिस्पेक्ट में चाहिए तो चेक करो 2 और 1 को ज्वाइन करने वाली लाइन कितना घूमी है, ना कि ये देखो कि O1 पहले क्या था और O1 बाद में क्या है। O2 पे O का कोई काम ही नहीं है, अब हमें, मुझे नहीं मतलब है इस पॉइंट O से। समझ में आ रही है बात, एक बंदे की एंगुलर वेलोसिटी दूसरे बंदे के रिस्पेक्ट में चाहिए। सो चेक करो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन पहले कैसे है और इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन dt टाइम के बाद कितना मुड़ गई। सो ये जो एंगल चेंज आया, दिस एंगल अपॉन dt विल गिव यू व्हाट, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। शांति के साथ नोट करो, मैं एक बार फिर बताता हूं, ठीक है। एकदम रिलैक्स्ड माइंड से डायग्राम बनाओ बेटे, रक्षिता अच्छे से डायग्राम बनाओ, समझो इसको। इस पे बेस्ड क्वेश्चन अभी जल्दी नहीं आएंगे तुम लोगों के सामने, थोड़ा एडवांस लेवल पे आके तब मैं इस पे क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, अभी नहीं। अभी बस आप कॉन्सेप्ट को इन डेप्थ समझो कि कुल मिला के ये चीज गलत है। बस मैं इतनी छोटी सी बात बताना चाह रहा था, जैसे तुम रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हो ना v2 माइनस v1, एंगुलर वेलोसिटी की रिलेटिव वैल्यू ऐसे नहीं निकालते, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। ओके, डायग्राम्स वगैरह सब बना लो अपने हिसाब से, जो भी इंफॉर्मेशन आपको समझ आ रही है नोट करो, आई विल एक्सप्लेन अगेन। ये मैं बता रहा हूं, अभी वैल्यू बता रहा हूं, v1 v2 r1 r2 के टर्म में इस रिलेटिव की वैल्यू क्या आएगी मैं अभी बता रहा हूं। ये तो नहीं आएगी, दिस सब माइनस दिस तो नहीं आएगी, ये तो गलत है। मैं बता रहा हूं क्या आएगी, डायग्राम पे भी मत जाओ, वो डायग्राम मैं बस तुम्हें लाइंस कितना घूमी है समझा रहा था, क्योंकि मैं ओमेगा रिलेटिव की इंस्टेंटेनियस वैल्यू चाहता हूं, तो मुझे छोटा सा टाइम dt लेना पड़ेगा, इतना बड़ा टाइम नहीं कि ये पूरा यहां से घूम के यहां तक 90 डिग्री घूम गया, मुझे छोटे से टाइम dt में रोटेट कराना पड़ेगा। ओके, ये तो बस मैं समझा रहा था कि O1 लाइन कितना घूमी, O2 लाइन कितना घूमी और 1 2 लाइन कितना घूमी। ओके, तो ये चीज गलत है, ठीक है, ये सही नहीं है। आप कभी भी एंगुलर वेलोसिटी की रिलेटिव वैल्यू ऐसे नहीं निकालोगे कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 दैट इज ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, दिस इज नॉट राइट। इधर देखना ध्यान से,
अब हम क्या करेंगे, ये पार्टिकल 1 सर्कल में घूम रहा था, ये था पार्टिकल 1 r1 रेडियस के सर्कल में, इस वक्त इसकी वेलोसिटी थी v1। ये दूसरा पार्टिकल ऐसे सर्कल में घूम रहा है r2 रेडियस के सर्कल में, इस वक्त इसकी वेलोसिटी है v2। ये O पॉइंट है। मैंने कहा 1 की एंगुलर वेलोसिटी क्या है, इट इज v1 बाय r1। मैंने कहा 2 की एंगुलर वेलोसिटी क्या है, इट इज v2 बाय r2। अगर मैंने कहा व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, सिंपल मेथड है, मेरे रिस्पेक्ट में अविराज की एंगुलर वेलोसिटी चाहिए, तो व्हाट यू डू इज, ये रहा पार्टिकल 2, ये रहा पार्टिकल 1। पार्टिकल 1 की वेलोसिटी क्या थी, v1। पार्टिकल 2 की वेलोसिटी क्या थी, v2। आप 1 के रिस्पेक्ट में 2 की पहले वेलोसिटी निकाल लो, वो तो v2 माइनस v1 बोलोगे, इसमें तो कोई गलती नहीं है ना। 1 के रिस्पेक्ट में 2 की लीनियर वेलोसिटी क्या बोलोगे, v2 माइनस v1। और 1 से ये 2 कितना दूर है, r2 माइनस r1, तो सीधा अब एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी v2 माइनस v1 अपॉन r2 माइनस r1। सिंपल, मतलब कभी भी तुम्हें एक पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी दूसरे के रिस्पेक्ट में चाहिए तो सीधे सीधे ω2 माइनस ω1 मत करो। क्या करो, मतलब इसको एक कैन नॉट राइट दिस माइनस दिस, v2 बाय r2 माइनस v1 बाय r1 नहीं, ये सही आंसर है। ठीक है, जनरल मेथड समझ लो, पहले इसको नोट कर लो, फिर मैं बता देता हूं जनरल तरीका भी। आपको एंगुलर वेलोसिटी चाहिए बेटे हरनूर, मान ले तेरी एंगुलर वेलोसिटी चाहिए मुझे श्वेया के रिस्पेक्ट में, तुम दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन देखेंगे। अब श्वेया को तेरी वेलोसिटी लाइन के परपेंडिकुलर क्या दिख रही है, दैट डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस इज ओमेगा। सिंपल, ठीक है। मैं फिर से एक बार एक और डायग्राम बनाता हूं, जनरल सिनारियो, इसको नोट करो। ठीक है, जनरल केस देखना, मान लो ये पार्टिकल 1 है, ये पार्टिकल 2 है, पार्टिकल 1 और 2 के बीच का डिस्टेंस है l। पार्टिकल 1 की वेलोसिटी इधर है v1 एट एन एंगल अल्फा, पार्टिकल 2 की वेलोसिटी इधर है v2 एट एन एंगल बीटा। मैंने कहा व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, इसका मतलब है 1 और 2 को ज्वाइन करने वाली लाइन किस रेट पर घूम रही है। तो आप क्या करो, आप 1 पे बैठ जाओ, अब तुम चेक करो इस 1-2 लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इन दोनों के बीच रिलेटिव वेलोसिटी क्या है। 2 की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में क्या है, v2 साइन बीटा है ना वेलोसिटी, कॉस बीटा साइन बीटा। 1 की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में क्या है, v1 साइन अल्फा, दोनों सेम। अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग देम रिलेटिव वेलोसिटी नहीं चाहिए मुझे, उसकी मुझे जरूरत नहीं है। अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग देम जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है वो क्या देती है, सेपरेशन वेलोसिटी या अप्रोच वेलोसिटी। अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू पार्टिकल्स जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है वो बताती है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस किस रेट पर बढ़ेगा या घटेगा। ठीक है, मुझको और मान लो कभी सो नहीं, तुम सो रहे हो, तुम्हारा नाम ले रहा हूं, तुम्हारे को झपकी आ रही है। तो 1 और 2 को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग रिलेटिव वेलोसिटी क्या देती है, सेपरेशन या अप्रोच। तो 1 और 2 के परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाली v2 साइन बीटा v1 साइन अल्फा। सो नाउ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 आएगा v2 साइन बीटा माइनस v1 साइन अल्फा डिवाइडेड बाय उनके बीच की दूरी l। तो सीधा सीधा आप समझ सकते हो कि भाई एंगुलर वेलोसिटी अगर कभी भी मुझे रिलेटिव चाहिए तो आप परपेंडिकुलर डायरेक्शन की रिलेटिव वेलोसिटीज निकाल के डिस्टेंस से डिवाइड कर दो, सिंपल। ये समझ रहे हो क्या लिखा है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन की रिलेटिव वेलोसिटीज। यहां भी तो वही किया, 1 और 2 को ज्वाइन करने वाली लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी थी v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय उनके बीच का डिस्टेंस। ठीक है, सो दिस इज द वे, नॉट ω2 माइनस ω1, वो गलत है। ओके, नोट कर लो इसको।
ना एक और इंटरेस्टिंग चीज देखना, ये रॉड है, ठीक है, दिस इज O, ये सेंटर पे एक पार्टिकल है A, ये एक पार्टिकल है B। अभी अभी हमने देखी ये चीज, ये क्योंकि रिजिड बॉडी है, A और B दोनों की एंगुलर वेलोसिटी सेम ही आएगी, है ना। ये रॉड जब ऐसे घूमेगी तो A की लीनियर स्पीड कम होगी, B की लीनियर स्पीड ज्यादा होगी, बट ओमेगा तो दोनों का सेम होगा। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज ओमेगा ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A, ये मुझे चाहिए। मुझे ये ढूंढना है कि इस B पॉइंट की एंगुलर वेलोसिटी A के रिस्पेक्ट में कितनी है। B की एंगुलर वेलोसिटी O के रिस्पेक्ट में कितनी है, ओमेगा, है ना, जिसको हम बोलते हैं कि जिस एंगुलर वेलोसिटी पे ये पूरी रॉड ही घूम रही है। व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू O, ओमेगा। व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू O, ओमेगा, दोनों तो सेम है, मतलब OA वेक्टर और OB वेक्टर दोनों तो सेम रेट पर घूम रहे हैं। नाउ माय क्वेश्चन इज व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A, ये चाहिए हमें। B की एंगुलर वेलोसिटी A के रिस्पेक्ट में, यू में से सर ये तो जीरो आना चाहिए, आप तो यही कहोगे ये तो जीरो आना चाहिए हमारे पास तो आंसर ये, क्योंकि इस वक्त अगर आप इसको ऐसे देखो, ये रॉड अगर ऐसे घूमी तो आप तो कहोगे A पार्टिकल यहां पहुंच गया, B पार्टिकल यहां पहुंच गया ऐसे, सो ये वेक्टर भी ऐसे हो गया और ये वेक्टर भी ऐसे हो गया, है ना। दिस इज व्हाट यू विल से। हमने क्या सीखा है एंगुलर वेलोसिटी का, लाइन जॉइनिंग A और B कैसे रोटेट कर रही है, यही सीखा है ना। आप कहोगे सर OA भी ये घुमा, मान लो ये एंगल है छोटा सा डेल्टा थीटा, आप कहोगे सर ये तो OA वेक्टर भी घूम गया, OB वेक्टर भी घूम गया। सो कैन आई से एंगुलर वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A इज जीरो हेयर। अगर एक रिजिड बॉडी ओमेगा की एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है, हम ऐसे ही बोल देते हैं, क्योंकि यार सारे पॉइंट्स की एंगुलर वेलोसिटी तो सेम है, तो हम कहते हैं दिस होल रॉड इज रोटेटिंग एट एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, क्योंकि इसके सारे पॉइंट्स की एंगुलर वेलोसिटी ओ के रिस्पेक्ट में तो सेम है। तो कैन आई से एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए हेयर इज जीरो, बोल सकते हैं क्या। तो फिर कितनी है बताओ, ओमेगा ही होगी। आपने क्या सीखा है एंगुलर वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट, बी की एंगुलर वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में चाहिए ना, तो इसका मतलब ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन कितना घूमी है, ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन ये देखते हैं हम ये नहीं देखते कि ये दोनों ही ऐसे घूम गए हैं। आप देखो ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन पहले हॉरिजॉन्टल थी, सो ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन पहले हॉरिजॉन्टल थी, अब इतना घूम गई, तो यार ये तो ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन तो उतना ही घूमी है जितना ये रॉड घूमी है, हाँ या ना। ए और बी को ज्वाइन, यही तो सीखा ना रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी में, अलर्ट एकदम शिवांश बेटे। रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी में क्या सीखा, मुझे बी की एंगुलर वेलोसिटी चाहिए ओ के रिस्पेक्ट में, तो पहले देखो लाइन ओबी कैसे है, बाद में देखो ओबी लाइन कैसे है डीटी टाइम के बाद। तुम्हें बी की एंगुलर वेलोसिटी चाहिए ए के रिस्पेक्ट में, तो देखो पहले ए बी लाइन कैसे है, बाद में ए बी लाइन कैसे है, सो ए बी लाइन भी तो घूम गई है सेम एंगल से, तो इसलिए एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए फॉर दिस केस इज ऑल्सो ओमेगा। ये आगे जाके हम यूज करेंगे, भूल मत जाना, एक दो महीने बाद आएगा कि अगर कोई भी एक रिजिड बॉडी है ऐसे, ये कोई भी एक रिजिड बॉडी अगर ओमेगा की एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है, इस पॉइंट ए की एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, ओमेगा, इस पॉइंट बी की एंगुलर वेलोसिटी भी क्या है, ओमेगा। व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ऑल्सो ओमेगा, ऑल्सो ओमेगा। एक और तरीके से मेरी बात सुनो, ये जो b है ना, इस b की एंगुलर वेलोसिटी a के रिस्पेक्ट में ये ओमेगा ही होगी। ये तीनों की तीनों लाइनें किसी भी गिवन टाइम में सेम एंगल घूमेंगी बच्चे, सेम। आप एक ट्रायंगल बनाओ, ठीक है, ऐसे ये तुमने एक ट्रायंगल बनाया, ऐसे ये ट्रायंगल है,
मैं कह रहा हूं ये ट्रायंगल की तीनों साइड्स की लेंथ कभी नहीं बदलेगी। ट्रायंगल की तीनों साइड्स की लेंथ सेम है। अगर मैं इस पूरे ट्रायंगल को ऐसे घुमा दूं तो कहना इसे ट्रायंगल की तीनों एजेस सेम एंगल से ही घूमी है। हॉरिजॉन्टल रख दो, ऐसे इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसे बना दो सिंप्लिसिटी के लिए, समझने के लिए। मैं आपसे कह रहा हूं ये ट्रायंगल हमेशा इक्विलेटरल ही रहेगा। अगर मैं इस पूरे ट्रायंगल को ही ऐसे थीटा एंगल से घुमा दूं तो तीनों साइड्स बराबर एंगल नहीं घूमी है। अब यहां पे तुम क्या पढ़ रहे हो? रिजिड बॉडी। ये क्या है भाई साहब? रिजिड बॉडी। क्या डेफिनेशन होगी रिजिड बॉडी की कबीर? यार अलर्ट होके पढ़ो यार, ये जेई की तैयारी ऐसे नहीं होती है। तुम लोगों का खाली सोच लेना मैं आईआईटी की तैयारी करूंगा, ये तो यार बस एक डिसीजन था, बस हो गया। उसके बाद प्रोसेस पे तो ध्यान दो। रनिंग करने आए हो, सारे एथलीट भाग रहे हैं, मैं थोड़ा पानी वानी पीऊं आराम से, फिर किस बात का यार तुम तैयारी कर रहे हो? अलर्ट एकदम होना जरूरी है आपका, विल पावर हाई होनी चाहिए एकदम। रिजिड बॉडी का क्या मतलब है लावण्या? ऐसी बॉडी जिसकी शेप और साइज हम जितना मर्जी जोर लगा लें चेंज ना कर पाए। रियल लाइफ में कोई भी बॉडी रिजिड नहीं होती है। तुम तोड़ दो किसी भी बॉडी को, किसी भी बॉडी पे फोर्सेस लगाओगे तो शेप तो बदल ही दोगे। आइडियल सिनारियो है। ऐसी बॉडी जिस पे तुम जितना मर्जी जोर लगा लो शेप एंड साइज ना बदले इज कॉल्ड रिजिड बॉडी। ऐसी बॉडी जिसके किसी भी दो पॉइंट्स का डिस्टेंस ना बदले। यार शेप एंड साइज नहीं बदल रही का क्या मतलब है? उस रिजिड बॉडी के किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस नहीं बदल रहा। तो अगर ये OA, ये OB, ये AB, ये डिस्टेंसेस ही कभी नहीं बदल रहे, तो अगर ये रिजिड बॉडी घूमेगी तो ये पूरा ट्रायंगल एक साथ घूमेगा, तो ये सारी लाइनें सेम एंगल से नहीं घूमेंगी। इसीलिए हम कहते हैं रिजिड बॉडी के केस में अगर पूरी रिजिड बॉडी ही ओमेगा से घूम रही है तो उसके किसी भी एक पॉइंट की एंगुलर वेलोसिटी किसी भी दूसरे पॉइंट के रिस्पेक्ट में भी सेम ओमेगा होगी। ठीक है, बात समझ में आई? नोट करो इसको। लिख लो इस चीज को। When a rigid body is rotating at an angular velocity omega, right? कूलिंग कर रहा है ये। When a rigid body is rotating at an angular velocity omega, then angular velocity of any one point of this body with respect to any other point, with respect to any other point is also omega. Angular velocity of any one point of this body with respect to any other point is also omega. ठीक है? आगे लिख लो। रिजिड बॉडी आगे डैश करके a body whose shape and size, a body whose shape and size will not change whatever forces are applied on it. A body whose shape and size will not change whatever forces are applied on it. ठीक है, आगे लिखो। Distance between any two points of a rigid body will always be same. भाई जब शेप एंड साइज ही नहीं बदलेगा तो उसके किसी भी दो पॉइंट्स के बीच की दूरी भी नहीं बदलेगी। कोई भी दो पॉइंट आप पकड़ लो उसके। So distance between any two points of a rigid body will always remain same. ठीक है? अगर ये रिजिड बॉडी ऐसे घूम रही है, कोई भी रिजिड बॉडी है, मान लो ये पेन है, ठीक है, ये मार्कर है, ये रिजिड बॉडी में इसको ट्रीट कर रहा हूं, ठीक है, इसके दो पॉइंट है, एक कोई भी दो पॉइंट आप मान लो, कोई भी दो पॉइंट ले लो, एनी टू पॉइंट। अगर मैंने इस मार्कर को किसी भी ऐसे ऐसे मैंने घुमा के ऐसे फेंक दिया, ऐसे ऐसे घुमा के जा रहा है पेन, अब इसके किसी भी एक पॉइंट का मोशन अगर तुम देख रहे हो ना, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसके कैप का मोशन देख लो,
इसके कैप का या इसके टिप का मोशन देख लो कैसा है, ये जा रहा है ऐसे, ये ऐसे जा रहा है। सो टिप का मोशन देखो कैसा था, ऐसे जाके ऐसे नीचे आया। इसके टिप का मोशन गौर करो, इस मार्कर के टिप का मोशन कैसा हो रहा है, इसके टिप का मोशन ये ऐसे हो रहा है ना। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं इसके किसी भी एक पॉइंट का मोशन किसी दूसरे पॉइंट के रिस्पेक्ट में कैसा है, इट हैज टू बी सर्कल। क्यों? दोनों के बीच का डिस्टेंस नहीं बदल रहा। सोचो, आप ग्राउंड में भाग रहे हो और आपका दोस्त भाग रहा है, आप दोनों का मोशन कैसा है मुझे पता नहीं, लेकिन आप कह रहे हो सर ये ना मेरे से हमेशा 10 मीटर दूर है, ये मेरे से हमेशा 10 मीटर दूर है। यार कोई बंदा तुमसे हमेशा 10 मीटर दूर है तो द ओनली पॉसिबिलिटी इज कि या तो वो रेस्ट पे है तुम्हारे रिस्पेक्ट में, या फिर वो सर्कल में घूम रहा है तुम्हारे रिस्पेक्ट में। तुमसे हमेशा 10 मीटर दूर है तो सर्कल ही होगा। तुम कैसे भाग रहे हो मुझे पता नहीं, वो कैसे भाग रहा है मुझे पता नहीं, बट तुम कह रहे हो सर ये मेरे से हमेशा 10 मीटर दूर है। अब या तो तुम्हारे लिए वो रेस्ट पे है, तुम दोनों ऐसे भाग रहे थे ऐसे, तो तुम दोनों के बीच का डिस्टेंस हमेशा 10 ही है, ठीक। या फिर हो सकता है वो तुम्हारे रिस्पेक्ट में सर्कल, तुम कह रहे हो सर ये 10 मीटर दूर है, अभी भी 10 मीटर दूर है, अभी भी 10 मीटर दूर है, इट हैज टू बी सर्कल ना। सो इसलिए रिजिड बॉडी के किसी भी एक पॉइंट का मोशन, बी का मोशन ए के रिस्पेक्ट में कैसा होगा, सर्कल। तुम इस रिजिड बॉडी को निकालो, ये हिंज मत करो, निकालो फेंक दो ऐसे। ए का मोशन पता नहीं कैसा होगा, फिर बी का मोशन पता नहीं कैसा होगा, लेकिन बी के रिस्पेक्ट में ए का या ए के रिस्पेक्ट में बी का मोशन कैसा होगा, सर्कल। सो मोशन ऑफ एनी वन पॉइंट ऑफ अ रिजिड बॉडी, motion of any one point of a rigid body, motion of any one point of a rigid body with respect to another will always be a circle। ठीक है? नो, कोई भी मोशन हो। ओ यार तो वही तो बोला, दो केसेस हैं, या तो स्ट्रेट लाइन होगा, या रेस्ट में होगा, या ओमेगा से जा रहा होगा। ठीक है? वैल्यू ओमेगा की समग्र बेहतर डी थीटा बाई डी टी से ही आएगी, वो हम आगे देखेंगे, या फिर वही v2 माइनस v1 बाय r2 माइनस r1 से। ठीक है, वो उसी तरीके से निकलेगी। सर्कुलर मोशन में यही सब है। इसका एक पार्ट अभी और आएगा वर्क पावर एनर्जी वाले चैप्टर के बाद। ये सर्कुलर मोशन स्प्रिंग फोर्स के बाद हम एरर एनालिसिस वाला एक छोटा सा टॉपिक रहता है, सिग्निफिकेंट फिगर्स, वो भी करा दूंगा। देन वी स्टार्ट वर्क पावर एनर्जी। वर्क पावर एनर्जी के लास्ट में फिर ये सर्कुलर मोशन फिर आएगा, जहां पे वो काइनेटिक एनर्जी और वो जो पोटेंशियल एनर्जी हम पढ़ते थे mgh, वो सब चीजें आएंगी। ठीक है तरन, फिर बातें अलर्ट एकदम क्लास में, डिस्कशन आपस में कोई नहीं होना चाहिए। नाउ ये नोट कर लो, लॉज ऑफ मोशन में ये एक पार्ट रहता था स्प्रिंग फोर्स, नए पेज पे ही नोट कर लो, इट इज नॉट पार्ट ऑफ सर्कुलर मोशन। स्प्रिंग फोर्स, हाँ जी है। सर्कुलर मोशन का जो ये पार्ट था रिलेटिव वगैरह ये नहीं है। अब ये मतलब नहीं है नहीं है तो हम नहीं पढ़ेंगे, अगर जो बच्चा इस हिसाब से पढ़ रहा है टेस्ट में ये नहीं है, ये तो बाद में देखी जाएगी, दैट इज रॉन्ग, है ना। स्प्रिंग फोर्स है, क्या टेस्ट में है वो जरूरी है जानना, लेकिन अच्छा ये तो टेस्ट में ही नहीं है, ये तो मैं अभी क्यों पढ़ूं, ये गलत अप्रोच है। स्प्रिंग फोर्स क्या है, देखो इधर, ये एक स्प्रिंग है ऐसे, ठीक है। इस स्प्रिंग के साथ मैंने ये एक ब्लॉक अटैच कर दिया, ब्लॉक का मास m है। ये स्प्रिंग को मैं फिलहाल मासलेस, बहुत हल्का सा लेके चल रहा हूं, बहुत हल्का स्प्रिंग है बट मजबूत है, ठीक है, और काफी ज्यादा इलास्टिक है, काफी ज्यादा इलास्टिक है इन द सेंस अगर आप इस स्प्रिंग को खींचोगे और जब छोड़ोगे तो ये अपनी शेप में पूरी तरह से वापस आ जाएगा। ऐसा भी तो हो सकता है ना, तुम इसको खींच दो, ये पता चला तार बन गया, कुछ बचा ही नहीं, तो ऐसा नहीं करना हमने इस स्प्रिंग को खींचा और इसको छोड़ा, ये वापस आएगा अपनी शेप में पूरी तरीके से, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। इतना ज्यादा कभी भी नहीं खींच देंगे कि ये अपनी इलास्टिक प्रॉपर्टी को ही छोड़ दे। व्हाट इज इलास्टिक प्रॉपर्टी? द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच बॉडी विल टेंड टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप व्हेन एक्सटर्नल फोर्सेस आर रिमूव्ड। तुमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, बॉडी डिफॉर्म हुई, एक्सटर्नल फोर्स हटा लिया, बॉडी अपनी शेप में पूरी तरह से वापस, दिस इज कॉल्ड इलास्टिक बिहेवियर। तो ये स्प्रिंग में हम मान के चल रहे हैं इलास्टिक बिहेवियर है।
ठीक, ये इसको मैं बोलूंगा इस वक्त ये स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ है, नेचुरल लेंथ है ये स्प्रिंग की। ये स्प्रिंग हमेशा अपनी इस लेंथ में रहना चाहेगा। तुम इसे दबाओगे, ऐसे कंप्रेस करोगे तो ये वापस जोर देगा जाने के लिए, तुम इसे खींचोगे तो ये वापस फोर्स देगा अपनी जगह पे आने के लिए। ये स्प्रिंग हमेशा चाहेगा कि भाई मुझे इस लेंथ पे रहने दो। ठीक, हमने क्या किया, हमने इस ब्लॉक को पकड़ा और धीरे धीरे पुल कर दिया। ब्लॉक का यहां होना जरूरी नहीं है, तुम सीधे स्प्रिंग के इस एंड को पकड़ के खींच लो, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो मैं ऐसे ही दिखा दे रहा हूं समझने के लिए। ठीक, आपने इस ब्लॉक को पकड़ के धीरे 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 पुल करके आप यहां पे ले आए, इस जगह पे ले आए, मास m। इस वक्त ये स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ से एलोंगेट हो गया x। सो इट इज ऑब्जर्व्ड दैट ये स्प्रिंग इस वक्त इस ब्लॉक पर, एक तो तुमने फोर्स लगा रखा है ऐसे, ये तो तुमने फोर्स लगा रखा है एक्सटर्नल, ये स्प्रिंग इस वक्त इस ब्लॉक पे जो पुल देगा, पुलिंग फोर्स, वो इस लेंथ के प्रोपोर्शनल। स्प्रिंग का फोर्स स्प्रिंग के एलोंगेशन या कंप्रेशन के प्रोपोर्शनल होता है। सो इस वक्त ये स्प्रिंग जो इस ब्लॉक को पीछे की ओर फोर्स देगा, वो फोर्स x के प्रोपोर्शनल होगा। सो दैट प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज k। तो हम कहेंगे दिस फोर्स इज इक्वल टू हाउ मच, kx। माइनस साइन लगाना चाहो तो लगा सकते हो, गिविंग द रीजन दैट डिस्प्लेस हुआ है राइट और फोर्स है लेफ्ट, तो फोर्स का जो डायरेक्शन है वो x के उल्टा है, तो कभी कभी आपको माइनस साइन भी दिखेगा। मैंने यहां पे डायरेक्शन दिखा दिया, इसलिए माइनस नहीं लगा रहा, ओनली मैग्नीट्यूड। ठीक, तो इस वक्त ये स्प्रिंग इस ब्लॉक को, दिस इज द स्प्रिंग फोर्स, कितना फोर्स देगा, के एक्स। दिस के इज अ कांस्टेंट, अलग अलग स्प्रिंग के लिए अलग अलग होगा। और स्प्रिंग की ये जो तार है, ये तार और मोटी मोटी लो तार, स्प्रिंग का केक और ज्यादा हो जाएगा। इसको कहते हैं कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं, या ऑल्सो वी कॉल इट एज फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, के मतलब अगर x की वैल्यू 1 है तो f की वैल्यू k के बराबर। मतलब आप इसकी डेफिनेशन दे सकते हो कि अगर स्प्रिंग को मैंने यूनिट एलोंगेशन या कंप्रेशन दिया तो जो फोर्स आ रहा है, k की यूनिट ऐसे ही आएगी, न्यूटन अपॉन मीटर। अब देख लो k की यूनिट ये क्या आएगा, न्यूटन, इसको इधर लाओ मीटर। मान लो मैंने तुमसे कहा यार k की वैल्यू है 100 न्यूटन पर मीटर, इसका मतलब अगर तुमने इस स्प्रिंग को इसकी नेचुरल लेंथ से 1 मीटर खींच लिया, 1 मीटर वैसे बहुत ज्यादा हो जाएगा बट ओके थ्योरेटिकल है, 1 मीटर खींच लिया तो ये कितना फोर्स देगा, 100 न्यूटन का। सात्विक समझ बेटे अलर्ट होके। सो दैट इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट, सिंपल है बहुत। इस स्प्रिंग के फोर्स को इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि ये एलोंगेट कैसे हुआ। तुमने ब्लॉक को खींचा तो ये एलोंगेट हुआ, तुम इसको ब्लॉक को एक स्पीड दे दो ऐसे, तो ये आगे भागता 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 जाएगा। जिस वक्त ये यहां पहुंचा होगा, मैं अब कोई फोर्स नहीं लगा रहा, ये ब्लॉक यहां से भागता भागता यहां पहुंचा है, अभी और आगे जाएगा। क्या स्पीड है इसकी, परवाह नहीं। स्प्रिंग ने देखा वो कितना एलोंगेट है, एक्स, स्प्रिंग कितना फोर्स देगा, के एक्स। कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स है ये, कंजर्वेटिव। ये ब्लॉक इस वक्त रुका है या जा रहा है या आ रहा है, इसे कोई लेना देना नहीं है, बस इसने देखना है भाई साहब एलोंगेशन क्या है, एक्स, तो ये कितना फोर्स देगा, के एक्स। और इसका फोर्स हमेशा किधर रहेगा, मीन पोजीशन, दिस इज कॉल्ड मीन पोजीशन। ये स्प्रिंग हमेशा अपनी नेचुरल लेंथ में आना चाहता है, तुम इसे दबाओगे ऐसे, दबाओगे तो ये फोर्स के एक्स उधर को देगा, क्योंकि ये स्प्रिंग हमेशा आना चाहता है अपनी नेचुरल लेंथ में। ठीक है, नोट कर लो इसको।
सिद्धार्थ अलर्ट होके बैठ बेटे, गिरे पड़े हो दीवार के ऊपर, क्या है ये यार एटीट्यूड? चेंज इट, हाईली अलर्ट होके काम करो, फिर ब्रेक लो, 1-1.5 घंटे बैठो टिक के, अलर्ट होके पढ़ो, अलर्ट एकदम। उज्जवल सीधे बैठो एकदम। ठीक है, ज्यादा कुछ समझने वाला है नहीं इसमें, बस F इक्वल टू के एक्स। ठीक है, स्प्रिंग एलोंगेटेड है तो पुल करेगा, कंप्रेस्ड है तो पुश करेगा। ना, कोई रोल नहीं है। स्प्रिंग बहुत हल्का लेके चल रहे हैं, अगर स्प्रिंग में मास भी लेंगे तो भी फोर्स को मैं के एक्स ही लूंगा बेटे, मास का कोई रोल नहीं है इसमें, ऑब्जेक्ट के मास का भी कोई रोल नहीं है। हाँ, वो ऑब्जेक्ट, अब मान लो स्प्रिंग ने के एक्स फोर्स दिया, ये ऑब्जेक्ट, मान लो मैं एक्सटर्नल फोर्स हटा लूं, ये ऑब्जेक्ट पे फोर्स है, ये कितनी देर में वापस आएगा वो मास पे डिपेंड करेगा। मास अगर बहुत ज्यादा है तो इसको वापस आने में टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन स्प्रिंग फोर्स कितना दे रहा है इसका मास से कोई रोल नहीं है, स्प्रिंग तो फोर्स के एक्स ही देगा। ठीक है, मैंने तो कहा तुम्हें, तुम इस ब्लॉक को ही हटा लो, स्प्रिंग को बस ऐसे पकड़ के खींचो तो स्प्रिंग तुम्हारे हाथ को भी के एक्स फोर्स से खींचेगा। ठीक है, हाँ, वो हम नहीं पढ़ेंगे, हम हमेशा मान के चलेंगे कि इस स्प्रिंग को हम इलास्टिक लिमिट के अंदर ही रख रहे हैं। वो तो ब्लॉक पे लगेगा ना, इधर स्प्रिंग का उससे क्या लेना देना। वो तो अगर फ्रिक्शन है तो अगर मैं ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो स्प्रिंग फोर्स भी दिखाऊंगा, मैंने फोर्स लगाया, फ्रिक्शन, वेट, नॉर्मल फोर्स दिखाएंगे, स्प्रिंग का फ्रिक्शन से कोई लेना देना नहीं है, बस के एक्स है। ठीक है, ठीक है, जैसे मान लो ये एक ब्लॉक है, ये स्प्रिंग अटैच्ड है, ये स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के है, इस वक्त ये स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में है। व्हाट वी हैव डन, इस ब्लॉक को हम इधर खींच के ले गए, उस ब्लॉक को हम उधर खींच के ले गए ऐसे, इसको हमने पुल कर लिया x2, ऐसे ये दोनों ब्लॉक थे हमारे हाथ में, एक को हमने इधर x1 खींच लिया, एक को उधर x2 खींच लिया। ठीक है, उसको x2 खींच के ले गए उधर, इसको x1। अब बोलो स्प्रिंग इस ब्लॉक पे क्या फोर्स देगा और उस पे क्या फोर्स देगा? उस पे फोर्स देगा के x2 और इस पे फोर्स देगा के, गलत, स्प्रिंग को, स्प्रिंग बाय टू भी नहीं, स्प्रिंग को कोई मतलब नहीं है कि उधर से एलोंगेट हुआ या इधर से। स्प्रिंग का इस वक्त टोटल एलोंगेशन कितना है? x1 प्लस x2, तो स्प्रिंग इसे भी फोर्स देगा इधर की ओर k टाइम्स x1 प्लस x2, इसे भी फोर्स देगा इधर की ओर k टाइम्स x1 प्लस x2। कमाल के आंसर देते हो, बाय 2 कर दो। क्यों भाई? पिछले केस में भी जब तुमने इस स्प्रिंग को ऐसे x एलोंगेट किया था तो स्प्रिंग ने इधर फोर्स दिया था kx, तो यही स्प्रिंग दीवार को भी अपनी ओर पुल करेगा बाय द फोर्स kx, दीवार को भी पुल करेगा। ये स्प्रिंग हमेशा अपने दोनों एंड्स पर इक्वल फोर्स देता है, इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि स्प्रिंग इस तरफ एलोंगेट हुआ था या इस तरफ हुआ था। तुम तो ये देखो स्प्रिंग टोटल कितना एलोंगेट हुआ, 5 सेंटीमीटर टोटल एलोंगेट हुआ था। मान लो तुम इस ब्लॉक को रोक के रखते अपने हाथ में, मान लो मेरे दोनों हाथों के बीच में स्प्रिंग है, अब तुम जो मर्जी करो, स्प्रिंग का एलोंगेशन 5 है, इस हाथ को रोक के रखो, इसको 5 सेंटीमीटर ले जाओ, स्प्रिंग तुम्हारे दोनों हाथ को किस फोर्स से खींचेगा? k इंटू 5। तुम इसको 1 सेंटीमीटर पीछे ले जाओ, इसको 4 सेंटीमीटर आगे, स्प्रिंग तो 5 सेंटीमीटर हो गया ना स्ट्रेच,
स्प्रिंग तुम्हारे दोनों हाथ पे क्या फोर्स देगा, K इंटू 5। और अगर कंप्रेस हुआ स्प्रिंग तो दोनों तरफ पुश, एलोंगेट हुआ तो दोनों तरफ पुल। ठीक है, तो इस बात से कोई मतलब नहीं है कि स्प्रिंग किस तरफ से एलोंगेट हुआ था, बस कितना एलोंगेट हुआ दैट मैटर्स। ओके, जल्दी थोड़ा कबीर बेटे, फटाफट डायग्राम्स बनाओ। अच्छा, एक बात और सुनना लास्ट, फिर मैं डाउट डिस्कस करता हूं। स्प्रिंग का फोर्स कभी भी सडनली चेंज नहीं होगा। ठीक, नॉर्मल फोर्स सडनली बदल सकता है। आप अपने हाथ से ऐसे इसको दबा रहे हो तो नॉर्मल फोर्स है, हिट करो, हिट करा ऐसे तो वही नॉर्मल फोर्स एकदम से ह्यूज हो गया। इसको हम आगे पढ़ेंगे इंपल्स। स्कूल एग्जाम में ये लॉज ऑफ मोशन के अंडर ही आता है। कभी बाई चांस एनसीईआरटी खोलो, ये मत समझना सर इंपल्स पढ़ाया नहीं आपने। जेई के सिलेबस में हम इसको सेंटर ऑफ मास, कोलिजन, मोमेंटम वहां पे अलग से पढ़ते हैं डिटेल में। मुझे स्कूल एग्जाम आते दिखेंगे, वो मेरे को सब पता है, मैं बता दूंगा आपको, उसकी टेंशन आप ना लो। ऐसे कई फोर्सेस होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड एकदम से बदल जाता है। जैसे बॉल आई, बॉल ने आके बैट को हिट किया, बैट्समैन ने शॉट मारा, तो बैट और बॉल के बीच का नॉर्मल फोर्स एकदम से चेंज होगा। रस्सी है तुम्हारे हाथ में, रस्सी को ऐसे ऐसे स्लैग करके ये झटके से खींचो, वो जो झटका एकदम से तुमने दिया, या कोई भी चीज को तुमने ऐसे हिट किया, ऐसे मैं ऐसे फोर्स लगा रहा हूं तो नॉर्मल फोर्स है, नॉर्मल फोर्स एक फाइनाइट वैल्यू है। हिट करा तो था वो नॉर्मल फोर्स ही एकदम से ह्यूज हो गया, तभी तो आपको दर्द महसूस हुआ। तुम ऐसे जितना मर्जी लगा रहे हो दर्द थोड़ना होगा, थक जाओगे दर्द थोड़ना होगा, है ना। थकना एक अलग बात है, दर्द होना अलग बात है। हिट करोगे आपको पेन महसूस होगा। क्यों भाई, क्योंकि नॉर्मल फोर्स एकदम से बहुत ह्यूज हो गया। तो ऐसे कई फोर्सेस हैं जो एकदम से बहुत ह्यूज हो जाते हैं, इन्हें हम इंपल्स टॉपिक में पढ़ते हैं। ग्रेविटी, अर्थ का पुल एकदम से कभी नहीं बदलेगा। सोया बेटे काम पे ध्यान दो, अलर्ट एकदम सामने ध्यान बच्चे। अर्थ का पुल कभी एकदम से नहीं बदलेगा। ये अर्थ है, ये आप हो, आप ऊपर जाओ अर्थ से तो आपका अर्थ का पुल आप पे यानी आपका वेट धीरे धीरे घटेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, एकदम से कभी नहीं चेंज होगा। स्प्रिंग का फोर्स भी एकदम से कभी नहीं चेंज होता, क्योंकि स्प्रिंग पहले एलोंगेट तो हो। ठीक है, तो स्प्रिंग का फोर्स कभी भी एकदम से चेंज नहीं होता। रस्सी का टेंशन एकदम से चेंज हो सकता है, रस्सी काट दो एकदम से रस्सी का टेंशन खत्म। जैसे ये क्वेश्चन देखना, लिख लो इस बात को, स्प्रिंग फोर्स इज नेवर इंपल्सिव। स्प्रिंग फोर्स इज नेवर इंपल्सिव। ठीक है, इंपल्सिव वर्ड का यही मतलब है कि ये फोर्स एकदम से चेंज कभी नहीं होता। रस्सी का टेंशन एकदम से चेंज हो जाता है, ऐसे फोर्सेस जो एकदम से ह्यूज होके फिर खत्म हो जाएं। बैट और बॉल का टक्कर हुई, ये मेरे दोनों हाथ ऐसे आपस में टकराए, दिस फोर्स वाज इंपल्सिव। ठीक है, इंपल्सिव मतलब ऐसा फोर्स जो एकदम से चेंज हो जाए, एकदम से बड़ा घट के जीरो हो गया। ऐसे फोर्सेस को हम क्या कहते हैं, इंपल्सिव। स्प्रिंग फोर्स इज नेवर इंपल्सिव। जैसे मान लो मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन दिया कि ये मैंने एक स्प्रिंग लगाया ऐसे, पहले एक सिंपल सिचुएशन देख लो, ये ब्लॉक टांगा है, ब्लॉक का मास है ना। पहले ये स्प्रिंग ऐसे अपनी नेचुरल लेंथ में था, ये स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ थी, तुमने इस पे ब्लॉक टांगा, ब्लॉक के वेट की वजह से ये एलोंगेट हो गया इतना। ये स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ से मान लो ऐसे x0 एलोंगेट हो गया। इस ब्लॉक पर अभी क्या क्या फोर्सेस आएंगे, नीचे की ओर कितना फोर्स आएगा, mg। स्प्रिंग क्योंकि एलोंगेटेड है तो इसको खींचेगा कितने फोर्स से, kx0, और क्योंकि ये ब्लॉक रेस्ट पे है तो व्हाट वी विल से kx0 इज इक्वल टू mg। बहुत आसान है, स्प्रिंग फोर्स कुछ खास नहीं है। जैसे तुम रस्सी का टेंशन डील करते थे, रस्सी का टेंशन हमेशा क्या होता है, पुल। ये पुल भी हो सकता है पुश भी, है ना।
और इसकी वैल्यू कितनी होगी, बस ये देखो नेचुरल लेंथ से स्प्रिंग कितना एलोंगेटेड या कंप्रेस्ड है। सो mg इज इक्वल टू kx नॉट। पहले इसको नोट कर लो जरा। कंप्रेस करो, कंप्रेस करो अपने दोनों हाथों के बीच स्प्रिंग को, तो स्प्रिंग पुश करेगा kx। बस ये देखो कि कितना कंप्रेस्ड है स्प्रिंग। मान लो मैंने अपने दोनों हाथों के बीच स्प्रिंग रखा है ऐसे, इधर से 2 सेंटीमीटर कंप्रेस किया, इधर से 3, टोटल स्प्रिंग कितना कंप्रेस हो गया 5। तो स्प्रिंग मैंने दोनों हाथों पे k इंटू 5 का फोर्स देगा। वो k को प्रॉपर यूनिट्स में रखना, न्यूटन पर मीटर है तो कंप्रेशन को भी मीटर में बदल लेना, वो तो बेसिक चीजें हैं। ठीक है, अब 2 दिन टेस्ट के लिए लॉज ऑफ मोशन स्प्रिंग फोर्स आएगा। ये सर्कुलर मोशन में ये 2 दिन के लिए चलो ठीक है, वो रिलेटिव ओमेगा वगैरह वाली बातें छोड़ सकते हो, उन्हीं सब पे बेस क्वेश्चन आएंगे, वही सेंट्रीपिटल फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स, बैंकिंग ऑफ रोड्स, अंडरवुड म्यू जी आर, फ्लैट सर्कुलर रोड पे कार का टर्न। हटा दूं? अब ये एक क्वेश्चन देखना, बातें नहीं बेटे हरनूर, तुम लोग बेटे सामने एक सीधे बैठो एकदम, और सामने बच्चे ध्यान होना चाहिए। पढ़ाई के वक्त इधर उधर पैरेलल डिस्कशन बिल्कुल नहीं। ये स्प्रिंग है, ये एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक का मास है 2m, नीचे रस्सी है, ये एक और ब्लॉक है, इसका मास है m। ये सिचुएशन है। ये पूरा सिस्टम अभी इक्विलिब्रियम में है, पूरा सिस्टम। इसका एक्सेलरेशन भी 0 है, इसका भी एक्सेलरेशन 0 है। ठीक, अब हमने रस्सी ली और सॉरी इस रस्सी को हमने कट कर दिया, इस रस्सी को हमने कट कर दिया। कभी क्वेश्चन बोलेगा बर्न कर दिया इसको, रस्सी को, मतलब एक ही बात है। तो रस्सी को अगर कट कर दिया, कट करने के इमीडिएट बाद, ये इमीडिएट बाद इसीलिए बोला जाता है कि स्प्रिंग फोर्स अभी बदला नहीं, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स को बदलने में टाइम लगेगा। रस्सी का टेंशन तो इमीडिएट 0 हो जाएगा, यार रस्सी तो आपने कट ही कर दी है ना। तो इस स्ट्रिंग को कट करने के इमीडिएट बाद इसका और इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? ये तो जी से गिर जाएगा चुपचाप। इसका क्या होगा बताओ, सॉल्व करो, सॉल्व करो, डायग्राम बनाओ। टेस्ट में दूंगा ऐसा क्वेश्चन, लेकिन घुमा के, थोड़ा ऐसा नहीं, थोड़ा चेंज करके आप दिमाग लगाना उस वक्त अपना। ठीक है, अब ध्यान से पढ़ोगे, क्योंकि हमें चाहिए ही टेस्ट में नंबर है ना, और कोई हमें लर्निंग तो बाद की बात है। क्यों बेटे कबीर, है ना। टेस्ट में नंबर आ गए सब बढ़िया है, टेस्ट में नंबर कम आ गए सब बेकार है। आपने आज कितना पढ़ाई करी दैट मैटर्स मोस्ट, कितनी क्वालिटी से दिमाग लगाया आपने दैट मैटर्स मोस्ट, बट उस पर आपका ध्यान ही नहीं है। सोते सोते पढ़ रहे हो तब गुस्सा आना चाहिए अपने आप पे। हाई अलर्ट होके पढ़ो बेटे विनायक, ओके। राइट, system shown is in equilibrium, system shown is in equilibrium, find acceleration of both the blocks, find acceleration of both the blocks just after string is cut, just after string is cut। बताओ, सोचो, दिमाग लगाओ। हाँ जी बेटे, तब निकालेंगे जब कट हो जाएगी, तो वो 2mg आएगी। नहीं, आप सोचो, दिमाग लगाओ। kx की तो वैल्यू चाहिए बेटे, यस। ठीक है, देखो इधर मेरी बात सुनो, आप रस्सी काट दोगे, इस बेचारे पे तो एक ही फोर्स बचेगा mg, ये तो g एक्सेलरेशन से नीचे गिरेगा, तो इसका तो कोई झंझट ही नहीं है। जरा पता करो इस वक्त स्प्रिंग में फोर्स कितना है हरनूर बेटे, बताओ। इस वक्त इस स्प्रिंग में फोर्स होगा 3mg। यार इन अ वे ये स्प्रिंग ही तो दोनों का वजन संभाल रहा है। आप
आप इस पूरे को एक सिस्टम मानो। अगर इस पूरे को एक सिस्टम मानोगे तो रस्सी का टेंशन तो मुझे देखने की जरूरत ही नहीं, वो तो इंटरनल फोर्स हो गया। इस पे टी नीचे, इस पे टी ऊपर, इन दोनों का कंबाइंड वेट क्या है 3mg, यानी स्प्रिंग पे टोटल आपने कितना लोड डाला हुआ है 3m मास, तो स्प्रिंग कितना फोर्स ऊपर की ओर दे रहा होगा 3mg दे रहा होगा कि नहीं, इसमें कोई डाउट है? पक्का समझ में आ रही बात ना? आप ऐसे एक रस्सी लगाओ, फिर ये ब्लॉक, फिर एक रस्सी, फिर ये ब्लॉक, फिर एक रस्सी, फिर ये ब्लॉक। इस वाली रस्सी ने इसका लोड संभालना है, इस वाली रस्सी ने दोनों का लोड संभालना है, इस वाली रस्सी ने तीनों का लोड संभालना है। भाई इस वाली रस्सी में सबसे ज्यादा जोर पड़ रहा होगा, ये तीनों का वजन संभालेगी। समझ में आ रही है संप्रीत बात? तुम पेड़ पे लटके हो, तुम्हारे पैर पकड़ के अक्षय लटक गया, उसके पैर पकड़ के शिवांश, नहीं ऐसा मत करना तुम गिरोगे, शिवांश लटक गया, किसके हाथों पे सबसे ज्यादा जोर पड़ेगा? तुम्हारे। समझ में आ रही है बात? तो इन दिस केस ये स्प्रिंग दोनों का वजन संभाल रहा है। इस स्प्रिंग में इस वक्त कितना फोर्स है 3mg, रस्सी में इस वक्त कितना टेंशन था mg खाली, रस्सी खाली इसको संभाल रहा था, स्प्रिंग दोनों को संभाल रहा था। रस्सी तो तुमने काट दी, तो इस बेचारे को संभालने वाला फोर्स तो गया, ये तो जी से गिरा। अब स्प्रिंग वापस आएगा, बट हमारा सवाल है जस्ट आफ्टर, और हमने अभी अभी पढ़ा स्प्रिंग का फोर्स इमीडिएटली नहीं बदलता। तो इस रस्सी को जस्ट कट करने के बाद ये स्प्रिंग में अभी भी 3mg का फोर्स है, ये घटेगा लेकिन थोड़ा टाइम लेगा। ये ब्लॉक जब ऊपर जाएगा तब स्प्रिंग का फोर्स घटेगा, स्प्रिंग का फोर्स अपने आप नहीं घट जाता। रस्सी का टेंशन एकदम से तुम घटा सकते हो, तुम्हारे हाथ में रस्सी है, तुम दोनों तरफ से 10 न्यूटन से खींच रहे थे, अभी 50 से खींचो, रस्सी का फोर्स तुरंत 50 हो जाएगा। स्प्रिंग का फोर्स ऐसा नहीं होता। तुम्हारे हाथ में स्प्रिंग है ना, तुम कितने फोर्स से खींच रहे हो स्प्रिंग को उससे परवाह नहीं है, स्प्रिंग तो देखेगा वो कितना एलोंगेटेड है, वो कितना एलोंगेटेड है, स्प्रिंग देगा फोर्स kx। समझ में आ रही है बात? तो ठीक रस्सी के कट करने के बाद स्प्रिंग का फोर्स ऊपर की ओर क्या है 3mg, ब्लॉक का वेट नीचे की ओर क्या है 2mg, तो इस ब्लॉक पे नेट फोर्स क्या आ रहा है दिस माइनस दिस, कितना आ रहा है mg, दिस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो इसका एक्सेलरेशन ऊपर की ओर क्या आएगा g/2। तो रस्सी को कट करने के इमीडिएट बाद ये g/2 से ऊपर भागेगा, और अब जब ऊपर जाएगा तो इसका एक्सेलरेशन बदलेगा, क्योंकि जब ये ऊपर जाएगा तो स्प्रिंग फोर्स चेंज हो जाएगा ना, तो इट विल मूव अंडर द इफेक्ट ऑफ वेरिएबल एक्सेलरेशन। स्प्रिंग से अगर कभी भी कोई ब्लॉक जुड़ा है ना तो उस पे एक्सेलरेशन वेरिएबल आएगा, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स वेरिएबल है ना, एक्स बदलता जाएगा स्प्रिंग फोर्स बदलता जाएगा। ओके, सो आंसर इज g/2, नोट कर लो। हितांश अपने काम पे ध्यान बेटे, आपस में कोई डिस्कशन नहीं। लावण्या बेटे वो जो लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चन कुछ रहते थे ना एक शीट के, वो बताओ पहले। वो लॉज ऑफ मोशन यार बहुत दिनों से पेंडिंग है, खत्म कर ले। हो गया? समग्र कौन सा था शीट नंबर बता दो बेटा। 13th शीट देना अगर है किसी के पास तो। 13th स्टेपल करी हुई है बेटे तूने, फिर रहने देना। 13th शीट है किसी के पास? लो मैं ऐसे ही, हाँ जी बेटे। थर्टीन 13th वाली शीट के दो क्वेश्चन थे, 28 और 29। इवन 27 भी अच्छा क्वेश्चन है। 28 देखना, ये ऐसे रस्सी अटैच है बेटे, क्यों बातें करते हो आपस में? जशन सामने ध्यान, आपस में डिस्कशन नहीं होना चाहिए। ये ऐसे एंगल है 45 डिग्री, ये वाला एंगल भी 45 डिग्री है, ये वाला एंगल भी 45 डिग्री है।
यहां पे ऐसे एक ब्लॉक हैंग कर रहा है मास स्मॉल m का, फिर यहां पर ये एक और ब्लॉक है या बॉल है, उससे फर्क नहीं पड़ता, और फिर हॉरिजॉन्टल से ये एक और रस्सी से अटैच्ड है ऐसे, ये रस्सी का एंगल है थीटा और इस बॉल का मास है कैपिटल M। चार अलग अलग रस्सियां हैं यहाँ पे, चार। अर्जु ध्यान दे बेटे, चार स्ट्रिंग्स हैं, 1 2 3 4। ऐसे क्वेश्चंस भी मिलेंगे टेस्ट में, प्रैक्टिस करो इन सब की। पूरा सिस्टम रेस्ट पे है, रस्सियां मासलेस हैं, तो आप ना, आपको जरूरत लगी तो रस्सी के इस जंक्शन का फ्री बॉडी डायग्राम भी बना के बोल सकते हो कि यार ये तो रेस्ट पे है, तो इस पे लगने वाले फोर्सेस तो क्या होने चाहिए, बैलेंस। मान लो इस वाली रस्सी में टेंशन है T1, इस वाली रस्सी में टेंशन है T2, और ये बात तो पक्की है इस वाली रस्सी में टेंशन तो इसके वेट के बराबर होगा mg, यार mg नीचे आएगा, तो ये रस्सी क्या करेगी, ये वर्टिकल सेगमेंट ब्लॉक को ऊपर खींचेगा और जॉइंट को नीचे। ये रस्सी कहां लगी है, जॉइंट और ब्लॉक के बीच ना, तो जॉइंट को सौम्या बेटे किधर खींचेगा, नीचे, ब्लॉक को ऊपर, तो ये वाला फोर्स कितना है, mg है। अब ये जॉइंट रेस्ट पे है, तो इस पे तीनों फोर्सेस बैलेंस होने चाहिए, तो T1 का cos 45 और T2 का cos 45 आपस में बराबर होना चाहिए। तो जैसे ही तुमने लिखा T1 cos 45 डिग्री इज इक्वल टू T2 cos 45 डिग्री, तो तुम कहोगे T1 इक्वल टू T2 आ गया, क्योंकि ये दोनों एंगल बराबर हैं, इसलिए इन दोनों रस्सियों में टेंशन फोर्स भी आएगा सेम। सो लेट मी टेक इट एज T1 ओनली, है ना। तो यहां से साफ आ गया T1 इज इक्वल टू T2 है, तो टाइम वेस्ट नहीं करते, इसको भी मैंने तुरंत T1 कर दिया। ठीक, अच्छा वर्टिकल डायरेक्शन में चेक करो जरा, T1 sin 45, T1 sin 45 और mg नीचे, तो क्या आ जाएगा, 2T1 sin 45 डिग्री इज इक्वल टू mg। ये आ जाएगा 2T1 sin 45 होता है 1/√2, दिस इज mg, सो T1 कितना आ गया, mg अपॉन √2, ये एक इक्वेशन आ गई। तो हमें इन दोनों रस्सियों का टेंशन मिल गया, क्लियर। अब आ जाओ जरा इस ब्लॉक पे, इस ब्लॉक पे क्या क्या फोर्सेस हैं, इसका वेट है नीचे की ओर mg, ये वाली रस्सी यहां फोर्स देगी T1 इधर, तो यहां फोर्स देगी T1 इधर, ये एंगल भी हॉरिजॉन्टल से कितना है 45। मान लो इस वाली रस्सी में टेंशन है T, ठीक, तो ये वाली बॉल जो है, अगर हम इसको गौर करें इस बॉल को, तो इधर को फोर्स कितना लग रहा है, T cos थीटा, ये लग रहा है T cos थीटा, और इधर कितना लग रहा है, इस तरफ T1 cos 45 डिग्री। नीचे की ओर क्या फोर्स है, कैपिटल mg प्लस T1 साइन 45 डिग्री। ऊपर की ओर कितना फोर्स है, T साइन थीटा। हमें ऑप्शंस में tan थीटा चाहिए, वर्टिकल फोर्स बैलेंस करो T साइन थीटा आएगा, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस बैलेंस करो T cos थीटा आएगा, डिवाइड कर दो उन दोनों इक्वेशंस को, tan थीटा आ जाएगा, खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, नोट कर लो अपने आप, T साइन थीटा कितना आ रहा है, कैपिटल mg प्लस T1 की वैल्यू मैंने mg/√2 डाल दी, सो mg/√2 इंटू 1/√2, ये आ जाएगा mg/2। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, T cos थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, T1 mg/√2 इंटू 1/√2, ये आ जाएगी mg/2। डिवाइड कर दो इन दोनों इक्वेशंस को, tan थीटा आ जाएगा, g कैंसिल हो जाएगा, कैपिटल M प्लस स्मॉल m/2 अपॉन स्मॉल m/2, कैपिटल M अपॉन m/2 हो जाएगा 2 कैपिटल M बाय स्मॉल m/2 अपॉन m/2 1, ये आंसर आ गया। tan थीटा इज 2 कैपिटल M बाय स्मॉल m प्लस 1। ओके, नोट कर लो इसको।
A chain consisting of 5 links, each of mass 0.51 kg, is lifted vertically with a constant acceleration of 2.5. एक ये हैवी चेन है, ऐसे 5 लिंक हैं इसमें, ठीक है। इन पांचों लिंक्स में हर एक का मास कितना है? 0.1 kg। इसको हम ऊपर पुल कर रहे हैं बाय अप्लाइंग अ फोर्स एफ, सो दैट ये पूरा सिस्टम ऊपर जा रहा है एट 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और g की वैल्यू हम चलो 9.8 या 10 लेके सॉल्व कर लेंगे। कह रहा है द फोर्स बिटवीन द टॉप लिंक एंड द लिंक इमीडिएटली बिलो। इस जगह पे कितना फोर्स है ये चाहिए हमें, इस जगह पे हमसे फोर्स पूछ रहा है, ठीक। ये क्वेश्चन बिल्कुल बेटे ऐसा है, ये ऐसे बातें नहीं। 5 ब्लॉक आप ऐसे लगाओ, ऊपर वाले ब्लॉक को आप खींचो F4 से ऊपर, पूरा सिस्टम ऊपर जाए। सेम क्वेश्चन भाई, यहाँ पे जो दो लिंक्स आपस में फोर्स देंगे वो पुलिंग फोर्स ही आएगा, और पुलिंग फोर्स तो रस्सी में भी आता है ना। तो ये हर लिंक अपने से नीचे वाले लिंक को ऊपर खींचेगा, तो नीचे वाला ऊपर वाले को वापस नीचे की ओर पुल देगा। ये पूरे पांचों ब्लॉक ऊपर जा रहे हैं 2.5 के एक्सेलरेशन पे। मैं आपसे कहूं यार मुझे इस रस्सी में टेंशन बताओ, यह सेम क्वेश्चन है। तो आप एक काम करो, तुम्हें इस रस्सी में टेंशन चाहिए ना T, ये टेंशन ऊपर वाले ब्लॉक पर किधर लगेगा? नीचे, नीचे वाले ब्लॉक पर ऊपर। तुम एक काम करो, इसको सिस्टम माना तो F आ जाएगा, F हमें पता नहीं, तुम इन चारों को सिस्टम मान लो, इन चारों को। अब तुम्हें ये टेंशन फोर्सेस देखने की जरूरत नहीं है। अगर तुमने इन चारों लिंक को अपना सिस्टम माना तो दूसरे तीसरे तीसरे चौथे चौथे पांचवें लिंक के बीच का फोर्स मुझे जानना ही नहीं है, ठीक। ये चारों को तुमने सिस्टम माना तो व्हाट इक्वेशन विल कम? T ऊपर 4mg नीचे इज इक्वल टू 4ma। खत्म क्वेश्चन। मास पता है हर एक लिंक का क्या है? 0.1 kg। एक्सेलरेशन पता है 2.5 ऊपर, टेंशन आ जाएगा। तो सीधे इन 4 लिंक्स को अपना सिस्टम मानो। तो पहले लिंक ने दूसरे लिंक को ऊपर मान लो T फोर्स दिया है, सो दैट T माइनस 4mg इज 4ma। हो गया क्वेश्चन। ओके, नोट कर लो कैसे किया था गविष्ट इसको। जीवन इससे आ जाएगा 100%। जी की वैल्यू में कुछ हल्का डिफरेंस ना आ गया हो 9.8 या 10 की वजह से, वो देख लो, ठीक है। सातवें क्लियर है बेटे? ये प्रैक्टिस, यही प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस आपको करनी है अच्छे से। थ्योरी सुन सुन के कितनी बार भी कोई फायदा नहीं होगा, प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हमसे बस पूछा था पहले और दूसरे लिंक के बीच का फोर्स, ऊपर वाली फोर्स भी चाहिए, हम ढूंढ लेंगे। मैं पांचों को सिस्टम मानूंगा, मैं लिखूंगा F माइनस 5mg इज 5ma, F भी आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन करो जरा 27th भी। ये कैपिटल M है बेटा, क्यों बातें इधर ध्यान दो कबीर, मैं समझा रहा हूं क्वेश्चन। ये एंगल थीटा है, फ्रिक्शन कहीं नहीं है। ये ब्लॉक है मास ऑफ, दिस ब्लॉक इज स्मॉल m। ये F फोर्स हमने लगाया, ठीक। एक क्वेश्चन तो ऐसा था कि इधर से फोर्स लगाया, कितना फोर्स लगाएं कि ये दोनों एक साथ चले, स्मॉल m फिसले ना, तब तो आंसर आता है कैपिटल M प्लस स्मॉल m टाइम्स g tan थीटा। ये तो पढ़ा हुआ है हमने। अगर मैं फोर्स इधर लगाऊंगा, आप इस वेज को g tan थीटा के एक्सेलरेशन से चलाओगे तो स्मॉल m भी कैपिटल M के साथ आगे जाएगा, पढ़ चुके हैं। तो अगर तो फोर्स तुमने इधर से लगाया, देन दिस फोर्स शुड हैव बीन कैपिटल M प्लस स्मॉल m टाइम्स g tan थीटा। बट अब कह रहा है इधर से नहीं, इधर से फोर्स लगाया F। कितना फोर्स लगाएं कि ये स्मॉल m और कैपिटल M एक साथ चले, स्मॉल m स्लिप ना करे।
दोनों मूव करें, ये वेज है कैपिटल एम, ये ब्लॉक, दोनों एक साथ चले। करो फिर से। सच दैट द ब्लॉक, क्वेश्चन कह रहा है सच दैट द ब्लॉक हैज नो रिलेटिव मोशन विद रिस्पेक्ट टू वेज, तो मतलब दोनों एक साथ चले। ए का रिलेटिव मोशन बी के रिस्पेक्ट में 0 है, मतलब ए और बी इकट्ठा चल रहे हैं। करो ट्राई। अब बताओ एफ की वैल्यू क्या आएगी, दिमाग लगाओ, सॉल्व करो। आप स्मॉल एम का एफबीडी बनाओ, स्मॉल एम प्लस कैप, भाई 3 रास्ते हैं तुम्हारे पास, और क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। स्मॉल एम का एफबीडी बना सकते हो अकेले, कैपिटल एम का भी एफबीडी जरूरत पड़ी तो बना सकते हो, दोनों को एक सिंगल बॉडी तो मान ही सकते हो बिकॉज दे आर मूविंग टुगेदर, तो मैं दोनों को एक सिंगल बॉडी तो ट्रीट कर ही सकता हूं। करो। देखो इधर मैं बताता हूं, अगर तो मैं दोनों को एक सिस्टम ले लूं तो व्हाट आई कैन से इज F इज इक्वल टू कैपिटल M प्लस स्मॉल m टाइम्स A, चलेगा। दोनों को एक सिस्टम लो तो यू कैन से दैट डायरेक्टली, F इज दिस कैपिटल M प्लस स्मॉल m टाइम्स A, ठीक है। नाउ अगर हम सिर्फ स्मॉल m को देखें, सिर्फ स्मॉल m को, तो ये इधर से फोर्स हमने लगाया F, ये इसका वेट आ रहा है नीचे mg, और ये आ रहा है इधर को नॉर्मल फोर्स n, यही 3 फोर्स तो आ रहे हैं इस पे। और इन फोर्सेस को हम किधर तोड़ें, किधर तोड़ें, इंक्लाइन के पैरेलल या और इसके परपेंडिकुलर? नो, एक्सेलरेशन किधर है इस सिस्टम का, हॉरिजॉन्टल, तो इसलिए बेटर है इन फोर्सेस को हॉरिजॉन्टल ब्रेक करो और वर्टिकल ब्रेक करो। और ये अब बड़ी बार मैं बता चुका, ये नॉर्मल फोर्स का एंगल वर्टिकल से थीटा आएगा, चेक करके देख लो। इंक्लाइन का एंगल हॉरिजॉन्टल से थीटा, तो उसके परपेंडिकुलर का वर्टिकल से थीटा। हो गया। वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो इसलिए n cos थीटा की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, mg, और n cos थीटा n sin थीटा आएगा इधर, f है उधर, तो f माइनस n sin थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, ma। मेरे हिसाब से क्वेश्चन यहीं से हो जाएगा। n की वैल्यू डाल दो आप, n की वैल्यू कितनी है, mg अपॉन cos थीटा इंटू साइन थीटा, दिस इज इक्वल टू स्मॉल m, a की वैल्यू यहां से डाल दो, f बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m, बस इसको उधर ले जाओ, f आ जाएगा। उस वाले टर्म को इधर लाओ क्योंकि f चाहिए आपको, सॉल्व कर लो इसको, क्या है, कुछ भी नहीं है, देखो आप, ठीक है। प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी बेटे, नॉन क्वेश्चंस भी ना इन सब शीट्स में मैं बहुत बार बता चुका हूं, फिर बता रहा हूं, इन सब शीट्स में मार्किंग होनी चाहिए। अब ये भी मार्क्ड होना चाहिए कि यार ये दोबारा करेंगे एक बारी रिवीजन में हम क्वेश्चन। तो एनीवेज संडे टेस्ट की तैयारी करो, होमवर्क कोई नहीं है संडे टेस्ट के लिए, इसी तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। संडे टेस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, अब ये नहीं कहना ये क्या कह रहे हो सर, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी प्रिपरेशन जो आप करोगे, दैट मैटर्स मोर। कि संडे 10 बजे अगर हमारा एग्जाम है तो हम PCM तीनों को कम से कम 4-4 घंटे का, 5-5 घंटे का टाइम दे दे संडे टेस्ट से पहले सेल्फ स्टडी में, पर्पस सॉल्व हो गया उस टेस्ट का। टेस्ट का पर्पस ही वही है